ठीक। चलिए, तो भाई नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जिसमें हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी पे बात की, हमने स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात की, और हमने हमारी लास्ट क्लास में राजस्थान की कुछ प्रमुख योजनाओं को शुरू कर दिया था। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और पार्ट फर्स्ट में हम लगभग 20 योजनाओं पर बात कर चुके थे। आज योजनाओं से रिलेटेड आपकी करंट की क्लास का सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम तकरीबन 20 से 22 योजनाओं को डिस्कस करेंगे। लगभग आपकी 40 से 45 योजनाएं हैं। आधी योजनाएं हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आधी योजनाएं हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो योजनाओं का पैटर्न वही रहेगा, आपको नोट्स भी उसी तरीके से बनाने हैं। आपको नोट्स आपके एप्लीकेशन और टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, लेकिन साथ के साथ आप लिखते भी रहिएगा, क्योंकि अपने नोट्स जो खुद बनाता है उसका जवाब नहीं होता है, वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो आप अपने हिसाब से भी नोट्स को तैयार कीजिएगा। चलिए भाई, तो बात करते हैं स्कीम्स के बारे में। आज की सबसे पहली स्कीम, हम 20 नंबर तक पहुंच गए थे, अब हम 21वें नंबर से शुरुआत करेंगे। और आज की पहली स्कीम है हमारे पास मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, यहां से शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना क्या है, कब शुरू हुई? तो देखिए, 14 दिसंबर 2024 को इसका अनाउंसमेंट होता है। और कहां पर होता है? तो ये महिला सम्मेलन है उदयपुर में। उदयपुर में एक महिला सम्मेलन होता है। मैंने आपको किसान सम्मेलन के विषय में भी बताया था। ठीक वैसे ही एक महिला सम्मेलन भी है, उदयपुर में है। ये सम्मेलन कहां किस जिले में हुए और किस किस तारीख को हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, 14 दिसंबर 2024, स्थान क्या है? गांधी ग्राउंड उदयपुर। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी जो वर्तमान राजस्थान सरकार है, इसका जब 1 वर्ष पूरा हुआ था, तो फिर 14 दिसंबर 2024 में गांधी ग्राउंड उदयपुर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की घोषणा की गई थी। विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग है। किस विभाग के अंतर्गत आएगा? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आएगा सर। उद्देश्य क्या है? पोषण में सुधार के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध उपलब्ध करवाना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध उपलब्ध करवाना, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ये इस योजना का उद्देश्य है। विवरण क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित किया गया। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 100 मिलीलीटर दूध बच्चों के लिए व्यवस्थित किया गया। चलिए, तो भाई ये देखिए, ये इस योजना में टारगेट मतलब लक्ष्य किसके लिए रखा गया? तो 3 से 6 साल के जो बालक हैं, जो आंगनवाड़ी में हैं, उनको कब कब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 100 मिलीलीटर दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। इसके बाद अगली योजना पर बात करते हैं। अगली योजना हमारी है श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना। हमारी जो अगली आज की जो दूसरी योजना है वो है श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना। और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का पहले क्या नाम हुआ करता था? मूल नाम क्या था? इंदिरा रसोई योजना।
दोस्तों ये मूल नाम भी आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, हर स्कीम का मूल नाम नहीं है, लेकिन कुछ एक स्कीम्स ऐसी हैं, कुछ एक योजनाएं ऐसी हैं जिनका कोई ना कोई मूल नाम ज़रूर है। ये मूल नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मूल नाम क्या है? इंदिरा रसोई योजना। और लॉन्च कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को लॉन्च हुई। और ये ध्यान रखिएगा कि किसके लिए, कौन से क्षेत्रों के लिए लॉन्च हुई थी? तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए लॉन्च हुई थी और इसकी शुरुआत 358 रसोइयों से हुई थी। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसका मूल नाम इंदिरा रसोई योजना, और 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत होती है। किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए होती हैं और 358 रसोइयों की इसमें व्यवस्था की जाती है। बाद में नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? कब नाम परिवर्तित किया गया? तो जनवरी 2024 में इस योजना का नाम परिवर्तित किया गया और नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रख दिया गया। यानी इंदिरा रसोई योजना बोलिए या फिर अन्नपूर्णा रसोई योजना बोलिए, बात एक ही है। अच्छा, विभाग कौन सा है? विभाग है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन विभाग। उद्देश्य क्या है? भूखमरी को रोकने के लिए किफायती पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। यानी जो शहरी क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं वो शहरी क्षेत्र के होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के नहीं, है ना। बाद में ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू होगी या नहीं होगी, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा जो लाभार्थी हैं वो शहरी क्षेत्र के होंगे। भूखमरी को रोकने के लिए ये योजना चलाई गई। इस योजना का की जो टैगलाइन है वो क्या है? कोई भूखा न सोए। क्या टैगलाइन है भाई इस योजना की? इस योजना की टैगलाइन है कोई भूखा ना सोए। टैगलाइन में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, तो टैगलाइंस को बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना की जो टैगलाइन है वो है कोई भूखा ना सोए। चलिए डिटेल बात करते हैं इसके बारे में। एक प्लेट कितने रुपए की मिलती है? 30 रुपए की मिलती है। आप कहेंगे सर हमने तो 8 रुपए सुने थे। बिल्कुल 8 रुपए आपको देने होते हैं और बाकी जो 22 रुपए हैं वो राज्य सरकार वहन करती है। यानी कुल मिलाकर जो एक प्लेट जिसमें भोजन परोसा जाता है वो एक प्लेट, उसकी लागत 30 रुपए होती है, जिसमें से 8 रुपए तो लाभार्थी देगा। यानी अगर मैं इस रसोई में खाना खाने गया तो मुझसे 8 रुपए लिए जाएंगे और बाकी 22 रुपए जो है वो राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। मतलब एक तरीके से राज्य सरकार खर्चा उठाएगी बाकी 22 रुपए का। तो इस तरीके से प्लेट जो है वो 30 रुपए की हो जाती है। चलिए इस प्लेट में मिलता क्या क्या है? प्लेट का वजन कितना होता है? प्लेट का जो वेट है, प्लेट का जो वजन है वो 600 ग्राम है। कितना है? 600 ग्राम, 600 ग्राम्स। और इसमें 300 ग्राम की तो चपाती होती है, 100 ग्राम की दाल होती है, 100 ग्राम सब्जी होती है, 100 ग्राम चावल या खिचड़ी, मतलब कोई भी पौष्टिक आहार हो सकता है। और इसमें आपको अचार जो है वो मुफ्त में मिलता है। यानी अचार को इस 300 ग्राम में माफ कीजिएगा, ये जो 600 ग्राम वजन है, अचार को इस वजन में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो टोटल कुल मिलाकर थाली का वजन कितना होगा? 600 ग्राम होगा, जिसमें से 300 ग्राम की तो चपाती होंगी, 100 ग्राम की दाल होगी, 100 ग्राम की सब्जी होगी, 100 ग्राम के जो चावल हैं ये होंगे, खिचड़ी होगी, और बाकी कोई जो पौष्टिक आहार होंगे वो 100 ग्राम में आएंगे। और अचार जो है आपको वो इसके साथ मुफ्त दिया जाएगा। अच्छा, इसका कार्य समय क्या है? तो कार्य समय होगा सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। एक स्लॉट तो इसका ये रहेगा। उसके बाद दूसरा स्लॉट होगा शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। यानी अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो स्लॉट है वो 2 स्लॉट्स हैं, सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। 600 ग्राम थाली का आपका वजन रहेगा। आपको पेमेंट कितना करना है? 8 रुपए लाभार्थी पे करेगा। टोटल थाली का दाम कितना है? 30 रुपया है। 22 रुपया जो है वो राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में आपको देती है। टैगलाइन क्या है? कोई भूखा न सोए। चलिए, ये 22 रुपए लाभार्थी को नहीं मिलेंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा, ये 22 रुपए लाभार्थी को नहीं मिलेंगे। 22 रुपए तो इस थाली की कॉस्ट आएगी, आपको 8 रुपए इसमें से देने हैं। चलिए बात करते हैं बजट कितना है। बजट लगभग 250 करोड़ है।
प्रति वर्ष 250 करोड़ बजट है। और जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका जो टारगेट है वो क्या रखा गया, लगभग 2.52 लाख लोग रोज खाना खाएं इस रसोई में से, और सालाना मतलब साल भर में 9.21 करोड़ लोग इसका लाभ उठाएं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन फिगर्स को, लगभग 2.52 लाख पीपल डेली एंड 9.21 करोड़ पीपल एनुअली, साल वार्षिक 9.21 करोड़ लोग इसका लाभ उठाएं। चलिए और थोड़ा सा बात करते हैं बजट का विस्तार कब कब हुआ। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जो बजट है उसका विस्तार कब कब हमें देखने को मिला, इस पे भी बात करते हैं। 2022-23 में रसोई बढ़ाकर 1000 कर दी गई। पहले कितनी थी रसोई, ध्यान दीजिएगा, जब शुरुआत की थी तो कितनी रसोइयों के साथ शुरुआत की थी, 358 रसोइयों के साथ शुरुआत की थी। लेकिन जब बजट आया, और बजट कौन सा आया, 22-23 आया, तो रसोइयों की संख्या बढ़ाकर क्या कर दी गई, 1000 कर दी गई। जब बजट 23-24 आया तो रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 2000 करने का विचार किया गया। और ग्रामीण विस्तार भी अब शुरू हो गया है। और कब से शुरू हुआ, सितंबर 2023 से शुरू हुआ और निवाई टोंक से शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा। यानी कुल मिलाकर अन्नपूर्णा रसोई योजना के विषय में बात की जाए तो अन्नपूर्णा रसोई योजना स्टार्टिंग में तो केवल और केवल शहरों के लिए शुरू की गई थी। शहर, केवल और केवल अर्बन एरियाज के लिए शुरू की गई थी। लेकिन बाद में सितंबर 2023 से इसका ग्रामीण विस्तार भी प्रारंभ हो गया। और ये कहां से शुरू हुआ, निवाई टोंक से शुरू हुआ। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रश्न बन सकता है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो ग्रामीण विस्तार है वो कहां से प्रारंभ होता है, निवाई टोंक से प्रारंभ होता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगली योजना के विषय में बात करते हैं। अगली योजना हमारे पास है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना है भाई, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। कब जारी किया गया था इसे, तो 17 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। इस योजना को कब जारी किया गया, 17 दिसंबर 2019 को। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME विकास को बढ़ावा देना। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, MSME। ये जो नाम है MSME, प्रमोट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनके विकास के लिए इस योजना को लागू किया गया। कब लागू किया गया, डेट ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर 2019 को इस योजना को लागू किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, इसके थोड़े से डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। विवरण क्या है इस योजना के बारे में, तो देखिएगा, चाहे नया लघु उद्योग हो चाहे पहले से कोई एग्जिस्टिंग लघु उद्योग हो, दोनों के लिए ये योजना है। नए लघु उद्योग की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार को समर्थन देता है। ऐसा नहीं है कि इस योजना के तहत केवल और केवल नए उद्योगों को समर्थन मिलेगा। इस योजना के तहत जो मौजूदा उद्योग हैं उनको भी समर्थन मिलेगा, जो पहले से चल रहे हैं उनके लिए, और कोई अगर नया लघु उद्योग लगा रहा है तो उनके लिए भी, दोनों के लिए समर्थन है। एग्जिस्टिंग के लिए भी है, और अगर आप कुछ एक्सपांशन करते हैं, कोई नया खोलते हैं तो उसके लिए भी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, 10 करोड़ तक, यानी 10 करोड़ तक आपको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, यानी वित्तीय सहायता मिलेगी। वित्तीय सहायता की सीमा थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, सीमा पूछी जा सकती है। कहां तक वित्तीय सहायता मिलेगी, 10 करोड़ रुपए तक। चलिए अब ये 10 करोड़ रुपए में जो ब्याज होगा ना, देखिए ये सरकार ब्याज आपको दे नहीं रही है, सरकार आपको ब्याज की सब्सिडी दे रही है। आप कब तक कितना पैसा लोन पे लेते हैं उसमें कितने प्रतिशत ब्याज को सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। तो देखिए अगर आप 25 लाख रुपए तक लोन लेते हैं अप टू 25 लाख, तो 8% ब्याज सब्सिडी के रूप में आपको मिलेगा। अगर आप 5 करोड़ तक लोन लेते हैं तो 6% ब्याज सब्सिडी के रूप में मिलेगा, और अगर आप 10 करोड़ तक लोन लेते हैं तो 5% ब्याज सब्सिडी के रूप में आपको मिलेगा। और इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 10 करोड़ रुपया है। चलिए तो सबसे पहले इन्होंने 25 लाख तक की बात की, 25 लाख से 5 करोड़ की बात की, और 5 करोड़ से 10 करोड़ की बात की। सब्सिडी कैसे मिलेगी, 8%, 6% और 5% आपको सब्सिडी मिलेगी।
चलो भाई, अगली योजना पर बात करते हैं। अगली योजना हमारे पास कौन सी है? अगली योजना है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई? 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की। यहाँ विशेष आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि कौन सा विभाग लागू होता है इस पे। राजस्थान जन आधार योजना के लिए विशेष तौर पे ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें विभाग कौन सा है, तो विभाग है प्लानिंग डिपार्टमेंट। दिक्कत क्या है कि हम अक्सर प्लानिंग डिपार्टमेंट को पढ़ते नहीं हैं, बार बार अलग अलग विभागों को पढ़ते हैं। जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग को पढ़ लिया, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये भी कोई विभाग हो सकता है कि ये भी किसी योजना का पार्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल है, योजना विभाग है राजस्थान जन आधार योजना का, और 18 दिसंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था पारदर्शी सब्सिडी वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी। यानी जैसे मान लीजिए आप कोई गैस सिलेंडर ऑर्डर करते हैं तो सरकार सब्सिडी देती है आपको। अब वो सब्सिडी क्या होगी? आपके खाते में जाएगी। आपके खाते में जाए तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, और उसी पारदर्शिता के लिए जन आधार योजना जो है, ये जो योजना है जन आधार योजना, इसको शुरू किया गया ताकि जो भी आपके पास डीबीटी के माध्यम से जो सब्सिडी आती है उसमें क्या हो, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे ये, इसमें किसी प्रकार का कोई भी करप्शन वगैरह नहीं हो। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। तो टैगलाइन थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, टैगलाइन में से भी क्वेश्चन बन सकता है। टैगलाइन है एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, वन नंबर वन कार्ड वन आइडेंटिटी। हालांकि टैगलाइन हमेशा ध्यान रखिएगा हिंदी में ही याद रखिएगा, टैगलाइन को हमें अंग्रेजी में याद नहीं करना है। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये इसकी टैगलाइन है। अच्छा, विवरण क्या है? परिवारों के लिए 10 अंकों की परिवार पहचान संख्या मिलेगी, और व्यक्तियों के लिए 11 अंकीय पहचान संख्या परिवार के मुखिया सहित, यानी परिवार के मुखिया सहित 11 अंकों की पहचान संख्या मिलेगी, और परिवारों के लिए, फैमिली के लिए 10 अंकों की परिवार पहचान संख्या आपको यहाँ मिलेगी। स्मार्ट योजना, बजट 2024-25 में इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया। स्मार्ट योजना के तहत ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडी फैमिलीज फॉर बेनिफिट वाया स्मार्ट सिस्टम। इसमें क्या रखा गया? देखिए, पहले ये बार बार खोजा जाता था कि सब्सिडी किसको मिलनी, वो कौन सा परिवार है जिसको हमें सब्सिडी देनी है, वो कौन से लोग हैं, कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे जिनको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जब से ये योजना स्मार्ट योजना बजट 2024-25 में इस योजना की घोषणा की गई, इस स्मार्ट योजना के तहत जिसको सब्सिडी देनी है उसके हिसाब से अपने आप ही ये सिस्टम आपको बता देगा कि सब्सिडी किसे किसे और कैसे मिलनी चाहिए, स्मार्ट योजना। इसके बाद अगली योजना हमारे पास है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अगली योजना का नाम लिखिएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। उद्देश्य क्या है? बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नाम से ही आप समझ गए होंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, तो जब लड़कियों की, बेटियों की, बच्चियों की शादियां होंगी तो उनके लिए वित्तीय सहायता इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अनुदान कौन देगा? राज्य सरकार। स्वाभाविक बात है, राजस्थान सरकार की योजनाएं हम देख रहे हैं, तो अनुदान कौन देगा? राज्य सरकार देगा। अच्छा, पात्रता एवं लाभ, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पात्रता एवं लाभ की 2 कैटेगरीज बनेंगी, इनको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स, पात्रता एवं लाभ। देखिए, जो एससी एसटी और माइनॉरिटी, ये ध्यान रखिएगा, पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में कौन कौन आएगा? एससी एसटी और माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक। और इनमें भी कौन सी फैमिली? बीपीएल फैमिली, जो बिलो पुअर लाइन है। तो पार्ट फर्स्ट है एससी एसटी और माइनॉरिटी बीपीएल फैमिली, और इसमें जो दुल्हन है, दुल्हन की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18। 18 से अगर छोटी बच्ची की आप शादी करते हो तो आप इस योजना में पात्रता नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे तो 18 से छोटी उम्र में शादी करना अपने आप में गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी चलिए एक प्रैक्टिकल बात की जाए तो 18 साल कम से कम होनी चाहिए। बेस अमाउंट तो कितनी मिलेगी?
31,000 रुपये। ये ध्यान रखना, ये पहले पार्ट के लिए है, SC ST और माइनॉरिटी के BPL फैमिली के लिए है। बेस अमाउंट मिलेगा 31,000 रुपये। उसके बाद एडिशनल 10,000 रुपये और मिलेगा अगर लड़की ने 10th पास कर रखी है। बेस अमाउंट तो 31,000 है, लेकिन अगर बालिका ने 10th पास है तो फिर क्या मिलेगा, 10,000 रुपये और मिलेगा, और इस तरीके से अमाउंट कितना हो जाएगा, 41,000। बेस अमाउंट ध्यान रखिएगा 31 है। अच्छा, अगर ग्रेजुएट कर रखी तो एडिशनल और कितना मिलेगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 51,000। इसमें ये शामिल है, ठीक है। जैसे बेस हमारा क्या है, 31 है, और अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो 10वीं वाला अपने आप ही शामिल हो जाएगा इसमें, और हमारी जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 51,000 रुपये हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, बेस अमाउंट ध्यान रखना, और कौन सी जो क्लास है उसको पास करने पर क्या मिलेगा उसको ध्यान रखना। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कौन कौन आएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, फर्स्ट पार्ट में कौन कौन थे, SC थे, ST थे और माइनॉरिटी थे, और इनमें भी कौन से परिवार थे, जो BPL परिवार थे। लेकिन सेकंड फेज में कौन आएगा, बाकी जो BPL फैमिलीज, यानी SC ST और माइनॉरिटीज की BPL फैमिली को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो बाकी BPL फैमिलीज बचेंगी वो सेकंड पार्ट में आएंगी। पालनहार योजना के जो बेनिफिशियरी होंगे वो इसमें आएंगे। स्पेशली एबल्ड कोई है, दिव्यांगजन है कोई, तो वो इसमें आएगा। फीमेल एथलीट है वो इसमें आएंगे, है ना। तो इसमें कौन कौन आएंगी, अदर BPL फैमिलीज आ गई, पालनहार योजना बेनिफिशरीज आ गए, स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं वो आ गए, फीमेल एथलीट्स हैं वो आ गए। अच्छा, बेस अमाउंट इस बार कितना है, 21। ध्यान रखिएगा, जब हम SC ST और माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे थे तो बेस अमाउंट कितना था, 31। तो ये थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। इस बार बेस अमाउंट है 21। 10th पास किया तो वही सेम 10,000 आपको एडिशनल मिल जाएंगे, तो 31 हो जाएगा। और अगर ग्रेजुएट है तो सेम 20,000 आपको एडिशनल मिल जाएंगे, तो कुल कितना हो जाएगा, 41,000 रुपये। यानी इसमें और पहले वाले पार्ट में अंतर देखें तो 10,000 रुपये का अंतर है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बेस पार्ट की वजह से। वहां बेस पार्ट कितना मिल रहा है, 31, और यहाँ बेस पार्ट है 21। चलिए अगली योजना पर बात करते हैं। हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। और ये जो योजना है, ये योजना कब लागू होती है, ये योजना लागू होती है 1 जनवरी 2024 को। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 को ये लागू होती है। इस योजना का जो मूल नाम है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी योजना का, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी योजना का अगर कोई मूल नाम है तो वो आपको प्रॉपरली याद रखना है। इस योजना का मूल नाम क्या है, इस योजना का मूल नाम है इंदिरा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। और शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2023 से। यानी ये जो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है 1 जनवरी 2024 से बेशक शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे पहले ऐसी ही एक योजना चला करती थी जिसका नाम था इंदिरा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, और 1 अप्रैल 2023 से ये लागू थी। देखिए, अगर आप राजस्थान को समझेंगे ना, राजस्थान की पॉलिटिक्स को समझेंगे, तो मैं फिक्स तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ट्रेंड हमने ज़रूर देखा है। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस रहती है, 5 साल राजस्थान में बीजेपी रहती है। तो अगर आप 2018 से 2023 की बात करो तो राजस्थान में गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री, 2023 से लेकर अगर आगे बात करें 28 तक तो भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री। तो जब जब कांग्रेस सरकार आती है तो वो अपनी अलग स्कीम लेकर आती हैं, जब जब बीजेपी सरकार आती है वो अपनी अलग स्कीम लेकर आती हैं, और ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहता है। इसी वजह से बहुत सारी स्कीम्स के नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। पहले अन्नपूर्णा स्कीम थी, फिर इंदिरा रसोई योजना किया गया, फिर अन्नपूर्णा किया गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मूल नाम क्या है, इंदिरा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था, पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना। मतलब जो भी पात्र परिवार हैं, जो भी एलिजिबल फैमिलीज हैं, उनको कितने रुपए पर, 450 रुपए पर। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, साल में कितने सिलेंडर मिलेंगे, केवल 12 सिलेंडर मिलेंगे, यानी 1 महीने का
एक सिलेंडर आपको मिलेगा और वो कितने पर मिलेगा? 450 रुपये पर। अमूमन देखिएगा हर परिवार मतलब लगभग महीने का एक सिलेंडर ही यूज़ कर पाता है, एक से ज़्यादा सिलेंडर तो यूज़ होते भी नहीं। तो 12 सिलेंडर मिलेंगे, प्रति परिवार 12 सिलेंडर मिलेंगे और एक सिलेंडर कितने का मिलेगा? 450 रुपये का मिलेगा। अच्छा, लाभार्थी कौन होंगे, कौन कौन इसमें शामिल हैं? तो एक तो बीपीएल फैमिली शामिल है, जितनी भी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं वो सब शामिल हैं। एक पीएम उज्ज्वला योजना आई थी, अगर आपने सुना हो तो, केंद्र की योजना थी पीएम उज्ज्वला योजना। तो जो पीएम उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो ये इसके लिए जरूरी है, पीएम उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी होने चाहिए और वैसे क्या होने चाहिए? बीपीएल फैमिली होनी चाहिए। अच्छा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज एडेड 2024 और 2024 में एक ग्रुप को और ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो लाभार्थी हैं उनको भी 2024 में इसमें जोड़ दिया गया, यानी इन्हें भी महीने के 450 रुपये पर क्या मिलेगा? गैस सिलेंडर मिलेगा। और कितने मिलेंगे टोटल? 12 मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए, इसके जो बेनिफिशरीज हैं इनको भी कब जोड़ दिया गया था? 2024 में जोड़ दिया गया था इस स्कीम के तहत। चल अगली स्कीम की बात करते हैं, अगली योजना पर बात करते हैं। अगली योजना है हमारे पास मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। देखिए यहां पर जांच होगी और ये जांच कैसी होगी? फ्री में होगी। अब देखो, अगर आप जांच करवाने जाओगे तो एक बार तो पेमेंट देना पड़ेगा ना। आप किसी लैब में जांच कराने जाओगे तो आपको एक बार तो वहां पेमेंट देना ही पड़ेगा। तो फिर सरकार ने इसकी क्या व्यवस्था की है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जारी कब किया गया था? 7 अप्रैल 2013 को। बहुत पुरानी स्कीम है, 7 अप्रैल 2013 की स्कीम है। विभाग कौन है? चिकित्सा। कौन सा विभाग है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। राजस्थान के मामले में ना एक बड़ी ही शानदार बात, आप लोग एक एडवांटेज पे हो। अगर गलती से ये भूल जाओ ना कि कौन सी योजना किस मुख्यमंत्री ने लॉन्च की थी, और अगर योजना का टाइम याद है तो आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो। 5 साल पहले गहलोत जी थे, फिर वसुंधरा जी आई, फिर गहलोत जी आए, फिर वसुंधरा जी आई, फिर गहलोत जी आए, फिर भजनलाल जी आए, और इस तरीके से आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये योजना 2013 में लागू की गई थी, 7 अप्रैल 2013, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अच्छा, फंडिंग कौन करेगा? पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड है भाई, राज्य की स्कीम है, स्वाभाविक बात है राज्य ही फंडिंग करेगा। उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट टू जनरल पेशेंट। तो जो सामान्य मरीज हैं, सामान्य रोगी हैं, उनको निशुल्क जो डायग्नोस्ट होता है, कोई भी जांच वगैरह होती है वो फ्री में करवा के देना। क्योंकि जांच पर एक बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी है, ये तो मैंने खुद ने भी महसूस की है। कोई परिवार में एक बार बीमार हो गया था, एक डॉक्टर के गए, डॉक्टर से फिर सेटिस्फाइड नहीं थे कि चलो डॉक्टर चेंज करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही जांच करवाई थी, 2 दिन बाद जैसे ही नए डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर से दोबारा से सारी जांचें करवाने के लिए बोल दिया। हमने कहा सर 2 दिन पहले ही तो करवाई थी। बोले नहीं, अगर 2 दिन पहले करवाई थी तो उसी को दिखा लो, सारी जांचें आपकी दोबारा करवाई जाएंगी। तो इंसान, मुझे लगता है गरीब व्यक्ति जितना ज़्यादा अस्पताल के खर्चे में नहीं मरता, उतना ज़्यादा तो जांचों के खर्चे में मरता है। और बहुत से लोग तो जांच कराने के पर खर्चा लगेगा इस वजह से जांच भी नहीं करवाते हैं। तो ये ऐसी योजनाएं बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका विवरण क्या है? ये चरणों में आई थी, ध्यान रखना। कुछ फेजेस हैं किसके? मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के। ये कुछ चरणों में आई। तो पहले चरण की अगर बात करें, पहले फेज की अगर बात करें, पहला चरण 7 अप्रैल 2013 से शुरू हुआ। और पहले चरण में ये जांच कहाँ शुरू हुई? जिला अस्पतालों में। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर। ये चरण बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना है उसमें पहले चरण में कौन से अस्पतालों को शामिल किया गया था, या उसका पहला चरण जो है, पहला फेज जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण
1 जुलाई 2013 से शुरू हुआ। पहला कब से हुआ? 1 अप्रैल 2013 से। 7 अप्रैल 2013 से। दूसरा कब हुआ? 1 जुलाई 2013 से। पहला हुआ था 7 अप्रैल 2013 से। दूसरे पे बात करें 1 जुलाई 2013 से, तो इसको एक्सपांड किया गया कहां तक? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक। पहले केवल जिला अस्पतालों तक था, जो कि 7 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ था। फिर 1 जुलाई 2013 को जब इसको बढ़ाया गया, फेज 2 लाया गया, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इसको विस्तारित किया गया। फेज तीसरा 15 अगस्त 2013, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां तक इसको विस्तारित कर दिया गया। तो ये तीनों फेज आपको ध्यान रखने हैं। पहला फेज केवल जिला अस्पताल, दूसरा फेज सामुदायिक केंद्र, और तीसरा फेज जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इसको मतलब प्रमोट कर दिया था, आगे बढ़ा दिया गया था। अच्छा, किए गए परीक्षण प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लाख। लगभग, ये संख्या इतनी नहीं पूछी जाती, इस संख्या को लेकर चिंतित मत होना कि प्रतिदिन लगभग कितने परीक्षण किए जाएंगे, 1 से 1.5 लाख। 31 जनवरी 2024 तक 67.34 करोड़ परीक्षण पूरे हो चुके हैं, जिससे 26 करोड़ लोग क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। तो ऐसे प्रश्न भी थोड़े कम ही बनते हैं, ऐसे प्रश्न कम बनेंगे, है ना। सभी मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों में निशुल्क जांच उपलब्ध होगी, चाहे वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों ना हो, चाहे फिर वो कोई मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो, वहां पर भी निजी जांच जो है वो उपलब्ध होगी। तो ये तो निशुल्क जांच योजना थी। अब बात किस पर करेंगे? निशुल्क दवा योजना पर। तो जो अगली हमारी स्कीम है, अगली हमारी योजना है, योजना नंबर 28 जो है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, कब जारी की गई भाई? 2 अक्टूबर 2011 को, यानी ये तो और भी पुरानी योजना है। विभाग कौन सा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो जारी कब की गई इस योजना को? तो 2 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया। विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। फंडिंग कैसे कैसे होगी ये ध्यान रखना। इस योजना को जब तैयार करो, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, तो इसमें ये वाला पोर्शन जरूर तैयार करके जाना। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। यहां से एक प्रश्न बन सकता है। देखो, योजनाओं में ना डेट वगैरह सब ठीक है, लेकिन कोई विशेष बात होती है उसे तुरंत प्रभाव से याद किया करो। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? कौन सी एजेंसी इसका क्रियान्वयन करेगी, इस योजना का संचालन करेगी? तो एजेंसी का नाम है राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन। अच्छा, उद्देश्य क्या है? निशुल्क दवाइयां और शल्य चिकित्सा संबंधी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, ताकि लोगों को सर्जिकल आइटम्स और जो मेडिसिन हैं वो कैसे मिल सके? फ्री मिल सके। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। डिटेल बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, ऐसी योजना लागू करने वाला राजस्थान क्या है? पहला राज्य है। ये प्रश्न आ सकता है। यानी मुफ्त दवाई योजना जो है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, यानी निशुल्क दवा बांटने वाला, ऐसी स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये थोड़ा सा आप ध्यान करके याद करके जाइएगा। लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। दवाइयाँ कितने प्रकार की हैं? तो 1331 प्रकार की दवाइयाँ इसमें शामिल हैं। सर्जिकल आइटम्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो 956 टाइप्स, 956 प्रकार के सर्जिकल आइटम्स इसमें शामिल हैं। टाँके स्ट्रक्चर्स वगैरह कितने हैं? 185 टाइप के हैं। कुल वितरण 2472 मेडिसिन एंड सर्जिकल आइटम्स है। इस तरीके से टोटल जो अमाउंट आता है वो 2472 आता है। इस पे भी मत जाइएगा, इतनी संख्याएं याद रखना थोड़ा सा एक अजीब सा कार्य है। आप ऐसे मुद्दों को याद रखिएगा कि कौन सा राज्य बना, राजस्थान पहला राज्य बना। चलिए अगली योजना के विषय में बात करते हैं। अगली योजना हमारे पास है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस योजना का तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा, पहले भी कई बार सुना होगा। जो बालक कोचिंग करते हैं उन्होंने कई बार इस योजना का नाम सुना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अच्छा, जारी कब की गई थी? 2021-22 में। तो एक तो ये ध्यान रखना कि इसको लॉन्च कब किया गया? 2021-22 में इस योजना को लॉन्च किया गया। अच्छा, विभाग कौन सा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग लागू होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसके लिए लागू होता है।
उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करवाना। तो भाई स्वाभाविक बात है, इसका उद्देश्य होगा कि जो भी बालक आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको कैसी कोचिंग देना, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देना, निशुल्क कोचिंग उनको प्रदान करवाना। एलिजिबिलिटी पे विशेष ध्यान रखना, केवल और केवल राजस्थान का निवासी होना चाहिए, है ना भाई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान की योजना है, तो हम राजस्थान के बाहर के लोगों को इसका फायदा क्यों दें? केवल और केवल राजस्थान का निवासी होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, SC, ST, OBC, MBC और EWS भी शामिल है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। विद फैमिली इनकम लेस देन, यानी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से क्या हो, 8 लाख से कम होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये कई बार आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। इसका मतलब है कि वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, उसी को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन स्तर 11 लाख से कम होना चाहिए। 10वीं 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? 50%। ऐसा नहीं है कि आप इस कैटेगरी में आ गए, 8 लाख से कम आए हैं, आप 10%, 15%, 20%, 30%, 35%, 40% केवल पास हो रहे हो तो भी आपको इस कोचिंग का लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, कम से कम कितने परसेंट लाने चाहिए? 50% आपके 10वीं और 12वीं में होने चाहिए। विवरण की बात करते हैं तो कुल छात्र कितने? 30,000, जिसमें 50% क्या होनी चाहिए? लड़कियां, और 50% कौन होने चाहिए? लड़के होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नीट और JEE के लिए कितने? 12,000। भाई कुल छात्र 30,000 हो गए, 50% लड़कियां, 50% लड़के हो गए। 12,000 फॉर नीट एंड JEE मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा 18,000 फॉर अदर एग्जाम्स, जिसमें UPSC भी है, RPSC भी है, RAS भी है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज भी है, CA और CS भी है, और CM एग्जाम्स भी हैं। तो ध्यान रखना, 18,000 तो इन परीक्षाओं के लिए हो गए, और 12,000 नीट और JEE, तो 12 और 18 टोटल आपके 30,000 हो गए, जिसमें से 50% यानी 15,000 तो कौन होनी चाहिए? लड़कियां होनी चाहिए, और 15,000 जो है वो लड़के होने चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल एड कितना मिलेगा ये ध्यान रखिएगा। वित्तीय सहायता कितनी मिलेगी? 40,000 रुपए पर ईयर फॉर स्टूडेंट स्टडिंग अवे फ्रॉम होम। जो बच्चे घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं उनको सालाना कितना पैसा मिलेगा? 40,000 रुपए मिलेगा। और 40,000 रुपए मेरे हिसाब से कम नहीं है। सालाना अगर 40,000 रुपया मिल रहा है तो कम से कम उसके हॉस्टल PG का खर्चा तो निकल सकता है, बच्चा निकाल सकता है। तो वित्तीय सहायता घर से दूर पढ़ने वाले छात्रों के लिए 40,000 रुपये। चयन कैसे होगा? 10वीं 12वीं या स्नातक के अंकों के आधार पर इस योजना में चयन किया जाएगा। चलिए अगली योजना पर बात करते हैं, और अगली योजना हमारे पास कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये ध्यान रखना, ये जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो शहर के लिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यानी रूरल एरियाज के लिए नहीं है, अर्बन एरियाज की यहाँ पर बात होगी। सबसे पहली बात, इसको लॉन्च कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया गया 6 अगस्त 2021 को। फंड कौन देगा? तो राज्य सरकार फंड देगी, यानी एक तरीके से क्रेडिट कार्ड है। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो मतलब खुद का कोई बिजनेस वगैरह करना चाहता है, खुद से कुछ नया सेटअप करना चाहता है, सर पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से आपको पैसा मिल जाएगा। अब पैसा भी ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए भी कोई पात्रता रखी गई है, एलिजिबिलिटी रखी गई है। उस एलिजिबिलिटी पे भी बात करते हैं। देखो लोन अमाउंट, सबसे पहले तो लोन कितने तक का मिल सकता है? 50,000 रुपये तक। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, लोन जो है वो कितने तक, मैक्सिमम कितना है? 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। लाभार्थी कौन है? बेनिफिशरीज कौन है? तो छोटे व्यापारी हो गए, रेहड़ी पटरी वाले हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, इनके लिए इस लोन की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन, उनको तो 50,000 रुपये लोन से कुछ वैसे भी
होने वाला उनका नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी लोन मिल रहा है वो सब छोटे व्यापारियों को, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे दुकानदार, इनके लिए व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये ध्यान रखना, पात्रता क्या है? पात्रता है वो राजस्थान का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। सबसे पहली पात्रता तो ये है। एज को लेकर यहाँ ना थोड़ा सा सस्पेंस आप ये ध्यान रखिएगा। जब इस योजना को शुरू किया गया था तब एज क्या तय की गई थी? 18 से 40 वर्ष। लेकिन बाद में ये जो ऊपरी लिमिट है इसको क्या भी कर दिया गया था? 60 वर्ष भी कर दिया गया था। बीच में बयान भी आए थे सरकार के कि क्या इस योजना में जो एज लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है कि नहीं बढ़ाया जा रहा। तब एक दो बयान आए कि 60 साल, 18 से 60 साल। वैसे मूल कितनी एज थी? 18 से 40 साल तक। राजस्थान का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत मासिक आय क्या होनी चाहिए? 15,000 से। अगर आप 15,000 से ज्यादा कमाते हो तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और परिवार मासिक कितना कमाए? 50,000 से कम कमाए। यानी आप जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है वो तो मासिक 15,000 से कम कमाने वाला होना चाहिए, और उसकी जो फैमिली है वो पूरी मिलकर महीने का 50,000 से कम कमाने वाली होनी चाहिए। तभी आपको इस योजना में क्या माना जाएगा? पात्र माना जाएगा, अन्यथा आपको कोई भी ऋण नहीं मिलेगा। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। अगली योजना है घर घर औषधि योजना। योजना का नाम है घर घर औषधि योजना। देखिएगा, घर घर औषधि योजना। बाद में इस योजना का नाम परिवर्तित भी किया गया, क्या नाम चेंज करेंगे उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल देखिएगा, घर घर औषधि योजना शुरू कब की गई थी? 1 अगस्त 2021 को। इस योजना को कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? घरों में औषधीय पौधे वितरित करना। जैसे तुलसी हो गई, अश्वगंधा हो गया, इस तरीके के पौधों को घरों में बांटना। घर घर औषधीय योजना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कोई भी पौधा घरों में बांट रहे हैं, यहाँ पर औषधीय पौधे घरों में बांटे जा रहे हैं। तो 1 अगस्त 2021 को इसे शुरू किया गया था। डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट्स टू हाउस होल्ड, घर घर औषधि योजना। अच्छा, कितने प्रकार के पौधे होंगे? 4 प्रकार के। ये ध्यान रखना, 4 प्रकार के पौधे होंगे। कई जगह 12 भी बता रखा है, वो संख्या है। प्रकार कितने हैं? 4 है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना ना। 4 प्रकार के पौधे वितरित किए गए। कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और एक कालमेघ। यानी ये 4 प्रकार के पौधे जो हैं, जो औषधीय पौधे हैं, ये घर घर वितरित किए गए। योजना का पुनर्गठन और नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हरित राजस्थान रख दिया गया। यानी योजना का मूल नाम तो क्या था? घर घर औषधि योजना, और फिर बाद में इस योजना का नाम बदलकर, मतलब इसको पुनर्गठित कर दिया गया, एक तरीके से नई योजना ले आए। और क्या नाम रखा गया? हरित राजस्थान। अच्छा, हरित राजस्थान का टारगेट क्या रखा गया? क्या टारगेट रखा गया, ध्यान रखना। 2022-23 में 5 करोड़ पौधों का टारगेट रखा गया। 2023-24 में भी 5 करोड़ पौधों का ही टारगेट था। और 2024-25 के बजट में टारगेट घटाकर क्या कर दिया गया? 4 करोड़ का कर दिया गया। तो यहाँ अगर ये टारगेट आपको ध्यान नहीं भी रहे, ये टारगेट आपको याद नहीं भी रहे, तो इस योजना में क्या क्या याद करना है मैं वो इंपॉर्टेंट बता दूं। एक तो नाम जो है हरित राजस्थान योजना, एक ये जो 4 प्रकार के पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, इनका नाम आप याद कर लेना। बाकी ठीक है, बाकी योजना इतनी सफिशिएंट है। चलिए अगली योजना के बारे में बात करते हैं। अगली योजना हमारे पास है कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना, और ये महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान की तरफ से संचालित है। यहाँ केवल महिला सशक्तिकरण विभाग लिखा हुआ है, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान की तरफ से संचालित है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि इस योजना का पहले नाम क्या था? ओरिजिनल नाम था इसका इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये जो कालीबाई भील उड़ान योजना देख रहे हैं, इसका जो ओरिजिनल नाम था ये था इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। कब जारी की गई थी? तो 19 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी। आप इसका मूल नाम भी याद रखेंगे, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। यहाँ जैसे केवल उड़ान योजना लिखा हुआ है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना नाम आएगा इसके ना।
इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना कब शुरुआत हुई? 19 दिसंबर 2021 को, और महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान। चलिए बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना। आपने विज्ञापन भी बहुत देखे होंगे इसके, और कई जो बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो भी इसको लेकर विज्ञापन करते रहते हैं। तो जो मासिक धर्म होगा उसके स्वास्थ्य के लिए लड़कियों को और महिलाओं को, दोनों शामिल, इसमें ध्यान रखिएगा, लड़कियां और महिलाएं दोनों शामिल हैं, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना। विवरण क्या रहेगा, कब, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उम्र क्या होनी चाहिए, 10 से 45 वर्ष। तो उम्र का थोड़ा सा स्कीम में आप ध्यान रख सकते हैं। वितरण कौन करेगा? तो वितरण होगा राजीविका एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के माध्यम से, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के माध्यम से। तो टारगेट ग्रुप हो गया 10 से 45 वर्ष की महिलाएं और लड़कियां। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू राजीविका एंड राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन वाया आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड स्कूल्स। तो आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल्स के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। ये ध्यान रखना, पहली महिला संचालित सैनिटरी नैपकिन विनिर्माण इकाई मिजेवाला गंगानगर में स्थापित की गई थी। ये थोड़ा सा जरूर आप नोट कर सकते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। फर्स्ट विमेन ऑपरेटेड सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्टैब्लिश की गई थी? तो मिजेवाला में, और ये मिजेवाला कहाँ पर है? गंगानगर में, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। चलो, राजीविका क्या है? अभी हमने बात की ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके माध्यम से होगा? तो राजीविका के माध्यम से होगा, आंगनवाड़ी और स्कूल्स के माध्यम से होगा। तो यहां बात ये आती कि राजीविका क्या है सर। देखो, राजीविका की स्थापना कब की गई? 2010 में। उद्देश्य क्या है इसका? महिला सशक्तिकरण। और इसमें एक ब्रांड एम्बेसडर हैं रूमा देवी, और ये रूमा देवी कहाँ से हैं? बाड़मेर से हैं। रूमा देवी को हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, जवानों के लिए कुछ कपड़े बनाने के मामले में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, राजीविका की जो एम्बेसडर हैं वो कौन है? रूमा देवी हैं बाड़मेर से। चलिए, एक योजना ये कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं RGHS। इस योजना के बारे में सबको पता होना चाहिए। जो भी, जिसके भी माता पिता सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, वो सब इस योजना को भली प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। पहले तो इस योजना का फुल फॉर्म देखते हैं। योजना का फुल फॉर्म है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, RGHS, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। तो पहली बात तो इस योजना का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, हम बार बार इस योजना को किस नाम से पुकारते हैं? RGHS के नाम से ही पुकारते हैं। RGHS का फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था, जारी कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2021 को इस योजना को जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा डेट, 1 जुलाई 2021। विभाग कौन सा है? राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग। तो डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट इसमें कार्यरत है। उद्देश्य क्या है? राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। भाई, उनका बीमा करवाया जाएगा, और बीमा करवाने के बाद अगर उनको कभी भी कोई आवश्यकता पड़ी तो उनको जो चिकित्सा सुविधा है वो किस तरीके से मिलेंगे? फिर निशुल्क, फ्री चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बेनिफिशियरी कौन कौन है ये ध्यान रखिएगा, लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं इसमें? तो एक तो राज्य कर्मचारी होंगे, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो चाहे वो रिटायर्ड हो। इसमें ये ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो कार्यरत ही होना चाहिए, चाहे कार्यरत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, दोनों इसमें कवर होंगे। एक तो विशेष मुद्दा जहां आप गड़बड़ करोगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, विधायक एवं मंत्री भी शामिल होंगे। और वैसे तो एक बार विधायक बन जाओ तो वैसे ही मौज है। मुझे लगता नहीं कि विधायकों को इसकी आवश्यकता पड़ती होगी, उनके पास तो इतना नहीं, स्कीम बहुत अच्छी है, मगर उनके पास इतना पैसा ऑलरेडी हो जाता है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे। पूर्व, चाहे वर्तमान मंत्री विधायक हो चाहे पूर्व मंत्री
विधायक वो एक बार बन गए, चाहे बन के आपने छोड़ भी दी राजनीति को, तो भी ये चीज आपको मिलती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा विभिन्न आयोगों बोर्डों के सदस्य एवं अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, चाहे वो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो, ये ध्यान रखना, ऑन ड्यूटी हो चाहे रिटायर्ड हो, दोनों इसमें शामिल किए जाएंगे। डिटेल क्या है? अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। भाई स्वाभाविक बात है, बीमा अगर आपका होगा तो चिकित्सा सेवाएं आपको निशुल्क ही दी जाएंगी। कर्मचारी पति पत्नी, बच्चों और माता पिता या ससुराल वालों दोनों नहीं को कवर करता है। या तो सास ससुर हो गए या माता पिता को कर लो, या कर्मचारी तो खुद तो आएगा ही आएगा, बच्चे भी आएंगे, और उसके जो स्पाउस यानी अगर महिला है तो पति हो जाएगा, और अगर पुरुष है तो स्पाउस कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। वो भी शामिल हैं, माता पिता भी शामिल हैं, या फिर ससुराल वाले, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो। अच्छा, ग्रेचुइटी और मृत्यु ग्रेचुइटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25 लाख। पहले सीमा कितनी थी? 20 लाख थी, अब बढ़ाकर सीमा कितनी कर दी गई? 25 लाख कर दी गई। चलिए, तो ये आपकी RGHS की जो सर्विस थी, योजना थी, वो कंप्लीट। एक तरीके से फंड होता है जो रिटायरमेंट वगैरह पे और इन सब चीज़ों पे आपको दिया जाता है। चलिए, हम स्कीम नंबर 34 पे बात करते हैं। 34th क्या है? स्कीम है डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह योजना 2023। बेसिकली इस योजना को क्यों लाया गया था? ताकि जो समाज में जातीय भेदभाव है उसको दूर किया जा सके और अंतरजातीय विवाह को क्या किया जा सके? सपोर्ट किया जा सके। और इसके तहत जो अंतरजातीय विवाह करेंगे उनको कुछ अमाउंट सरकार देती है। जारी कब किया गया था? 1 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। उद्देश्य क्या था? जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह को क्या बढ़ावा देना। लेकिन देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कह दूं, सरकारें चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कानून चाहे कितना ही प्रयास कर लो, लेकिन समाज जब तक नहीं करेगा तब तक ये चीज़ें बदलना बहुत मुश्किल है। सरकारों ने तो अनेकों ऐसी स्कीम्स बना रखी जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि घर में एक बार पूछ कर देखो, पिताजी अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं, अगले दिन आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे, फिर बोले छोड़ दो पढ़ाई। तो जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक सरकारें चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, चीज़ें वैसी ही रहेंगी। हम ऑन पेपर बहुत चीज़ें बोलते हैं, ऑन पेपर हम बहुत चीज़ें करते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। दहेज प्रथा का विरोध करते करते लोग RAS बनते हैं और फिर बोलियाँ लगती हैं, वो तो खैर आपको ध्यान ही होगा। बाकी बड़े बड़े अधिकारी जब किसी विवाह में जाते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यहाँ दहेज मिल रहा है, लिया और दिया जा रहा है, लेकिन नहीं कहते नहीं है कुछ भी। कारण ये है समाज। तो जब तक समाज नहीं सुधरेगा, समाज नहीं बदलेगा, तब तक ये चीज़ें लागू होना बड़ा मुश्किल काम है। डिटेल्स क्या है? वित्तीय सहायता प्रति जोड़ा कितने? पहले कितने मिलते थे? 5 लाख रुपये। बताओ कितनी अच्छी योजना है। एग्जाम की तैयारी करो, प्रेमला प्रेमली बनाओ, विवाह कर लो, कितने पैसे मिल जाएंगे? 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इसके पीछे भी सरकार की कंडीशंस हैं। अच्छा, वित्त पोषण 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 8.5 लाख रुपए राज्य सरकार करेगी। तो पहले तो कितना था? 5 लाख रुपए, और अब कितना हो गया? 10 लाख रुपए। जो हिंदू स्वर्ण जातियां हैं और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना अपर कास्ट और फिर SC ST OBC वगैरह, ये जो अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह, मतलब इनको आपस में एक करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। चलिए, अगली योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए, इसको पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। बात करते हैं ओरिजिनल नेम क्या था? ओरिजिनल नाम क्या था? मूल नाम था इंदिरा। अच्छा, ये 25 नंबर कैसे आई भाई? इसको 35 नंबर कर लीजिएगा, है ना। ये दरअसल 35 नंबर की योजना है।
करते हैं भी करते हैं। ये दरअसल 35 नंबर की योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मूल नाम क्या था? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसका मूल नाम था। और जारी कब हुई? 9 सितंबर 2022 को। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, पहले इस नाम से थी योजना और अब योजना का नाम बदलकर ये कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करना। आपने नरेगा मनरेगा तो सुना होगा, वो गांव के लिए था। एक प्रश्न क्या है सर, गोलू क्या कह रहे हैं सर, डिमांड होती है लड़की से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल होती साहब, आज भी समाज में हो ही रही, और दहेज तो मांगा जा ही रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं, खैर अभी कुछ मामलों में समाज में सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है और बहुत सी चीज़ें बदली भी हैं, ये बात भी ठीक है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करना मनरेगा पर आधारित है। किस पर आधारित है? मनरेगा पर। यानी जो आपके गांव में, जैसे मैंने मेरे गांव में देखा है कि नरेगा और मनरेगा के तहत लोग काम करते हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं स्कीम्स कितनी भी अच्छी हो, ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार जरूर देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसे भी, एक मुझे बड़ा अच्छा सा एक वाक्य याद आता है, किसी ने एक चुटकुला सुनाया था, मेरा नहीं है, किसी सुना था मैंने भी। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग ताऊजी थे, वो वोट डालने जाते हैं और जो वहाँ पर अधिकारी बैठे होते हैं तो उनसे कहते हैं कि मेरी वाइफ का नाम है क्या लिस्ट में? वो वोट देकर गई है क्या? बोला हाँ ताऊजी, बस अभी 10 मिनट पहले ही वोट देकर गई है। तो ताऊजी कहते हैं अरे यार गलती हो गई, 10 मिनट जल्दी आ जाता ना तो शायद उससे मिल लेता। तो अधिकारी पूछते हैं क्यों ताऊजी, ताई के साथ नहीं रहते क्या आप? बोले बेटा उसको तो मरे हुए 20 साल हो गए, हर साल चुनाव में आती है और वोट डाल के चली जाती है, कभी मिलती नहीं है। तो ये देखो, कहने को ये चुटकुला है लेकिन ये वास्तविकता भी, हकीकत भी है। ग्राउंड लेवल पे सरकारें देखो योजना बना सकती हैं, सरकारें योजनाओं को क्रियान्वित करवा सकती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम नहीं सुधरते, नरेगा मनरेगा के नाम पर ग्राउंड लेवल पर लोगों ने बहुत करप्शन किया, अगर हम नहीं सुधरते तो सरकारें क्या कर लेंगी? ये मृत लोगों तक को पैसा मिला हुआ है इसका। ऐसी भी खबरें आई हैं कि वो बेचारा 10 साल पहले ही चलता रहा और उसका अकाउंट में पैसा आज भी आ रहा है। तो ये समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पे आज भी देश में। अच्छा, टारगेट ग्रुप क्या है? इंडिविजुअल एज 18 से 60 साल के बीच में। 125 दिन का क्या मिलेगा? पहले रोजगार कितना था, फिर बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया? 125 कर दिया। अच्छा, बजट कितना है? तो बजट है 800 करोड़ का। भुगतान कब होगा? 15 दिन के अंदर अंदर होगा। और इसमें क्या क्या काम करवाया जाएगा उस पर बात करते हैं। देखो, एक तो जल संरक्षण का काम होगा, जैसे तालाबों बावड़ियों का जीर्णोद्धार करना, अतिक्रमण हटवाया जाएगा, शहरी सौंदर्यीकरण जैसे दीवार पेंटिंग सफाई वगैरह इत्यादि काम होगा। इसके अलावा वृक्षारोपण, टी प्लांटेशन वगैरह ये काम होगा। तो ये जो शहरी रोजगार योजना है इसके तहत ये सारे काम करवाए जाएंगे। चलिए, तो हमने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना को भी कवर किया। अब हम अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं और अगली योजना हमारी कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और ये योजना कब जारी की गई थी? तो 19 नवंबर 2020 को इस योजना को जारी किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, यानी एक तरीके से महिला एवं बाल विकास विभाग ही इसको देखता है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को। अनुदान कौन देगा? राज्य सरकार देगी। उद्देश्य क्या है? माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण का समर्थन करना, मतलब माँ को और बच्चे को न्यूट्रिशन के लिए एक तरीके से एडिशन हेल्थ सपोर्ट देना उनको, है ना। विवरण क्या है? वित्तीय सहायता दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में क्या मिलेगा? 6,000 रुपए मिलेंगे। दूसरे बच्चे के जन्म की बात हो रही। अच्छा, शुरुआत में 4 जिलों में शुरू किया गया था। तो शुरुआत तो कहां से हुई थी? 4 जिलों से शुरू हुई थी, अब पूरे राजस्थान में लागू है। दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपए, 6,000 in 5 stages फॉर द बर्थ ऑफ द सेकेंड चाइल्ड। चलिए, अब हम बात करते हैं अगली योजना के विषय में। अगली योजना है हमारे पास सिलिकोसिस पॉलिसी या सिलिकोसिस योजना।
इस योजना को लेकर है ना थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, क्योंकि ये जो रकम है ये कई बार चेंज होने की खबरें आती रही। कभी 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए। तो इस पे भी बात करेंगे। सिलिकोसिस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो सिलिकोसिस को समझिए। सिलिकोसिस एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। जैसे एक तरीके से आप टीबी होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, वैसे सिलिकोसिस आप मान सकते हैं, जहाँ पर पत्थर वगैरह, जैसे मेरा जो गांव है, मेरे गांव में पहाड़ है और उस पहाड़ में माइनिंग होती है। जब माइनिंग होती है, वो विस्फोटक लगाया जाता है, तो उसका जो गर्दा है, जो एक कह सकते हैं ना गंध है, जो धुंध है, वो पूरे गांव पे छाती है। और हमारे गांव के बहुत से लोगों को कैंसर हुआ है उस वजह से। तो ये एक बीमारी होती है। हालांकि इस बीमारी के बारे में डिटेल में तो हमें बात नहीं करनी, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं फेफड़ों से संबंधित बीमारी। जारी कब किया गया था? 3 अक्टूबर 2019 को। लंग से रिलेटेड एक डिजीज है। 3 अक्टूबर 2019 को इस नीति को जारी किया गया था। डिपार्टमेंट कौन सा था? विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति विभाग। और अनुदान कौन देगा? राज्य सरकार देगी। उद्देश्य क्या था इस योजना का? सहायक कर्मचारी सिलिकोसिस, पत्थर की धूल के संपर्क में आने से होने वाली फेफड़ों की बीमारी से प्रभावित जो लोग होंगे, उनके लिए इस योजना को एक तरीके से शुरू किया गया था। तो लंग डिजीज है, स्टोन डस्ट एक्सपोजर में जो आते हैं, एक तरीके से लंग डिजीज होती है सिलिकोसिस। तो जो भी इसके एक्सपोजर में आते हैं, उनको डिजीज होने की संभावना है, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। डिटेल्स क्या है? सिलिकोसिस का प्रमाणन अगर हो गया तो पुनर्वास के लिए कितना पैसा मिलेगा? 3 लाख रुपए। अगर सर्टिफिकेशन मतलब एक तरीके से पता चल गया कि सिलिकोसिस है, तो ठीक होने के लिए आपको कितने मिलेंगे? 3 लाख रुपए मिलेंगे। अगर डेथ हो जाती है, सिलिकोसिस की वजह से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले तो परिवार को क्या मिलेगा? 10,000 रुपया। और 10,000 रुपये किसके लिए मिलेगा? फ्यूनरल जो एक्सपेंसेस हैं, यानी जो अंतिम संस्कार होगा, उसके लिए परिवार को 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा 4 लाख रुपए टू फैमिली। इसी पर मैं बात कर रहा था। देखिए, पहले क्या था? 2 लाख बोला गया, फिर 3 लाख किया गया, फिर 4 लाख किया गया, और फिर कभी कभी 5 लाख भी खबरें देखने को मिलती रही हैं। तो इस पार्ट को थोड़ा सा विशेष करके तैयार करके जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स, अतिरिक्त लाभ और क्या मिलते हैं? तो जो विडो पेंशन होगी, जो मतलब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो विधवा होगी उसको पेंशन मिलेगी। जीवित पति या पत्नी के लिए, यानी विदुर हो चाहे विधवा हो, दोनों के लिए है 500 से 1500 रुपए फॉर सर्वाइविंग स्पाउस। ठीक है, तो जो भी जीवित है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, 500 से 1500 रुपए उसको पेंशन मिलेगी। पालनहार योजना से बच्चों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये सिलिकोसिस योजना थी। इसके बाद अगली योजना पर बात करते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगली जो योजना हमारे पास वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। और ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो देखो, पहले तो इसको 1 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। जो इसकी ओरिजिनल लॉन्च डेट है वो 1 फरवरी 2019 है। बाद में इसको रीलॉन्च किया गया 1 जनवरी 2022 को, यानी पुनर्गठित किया गया, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया 1 जनवरी 2022 को। तो ये जरूर ध्यान रखना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2 बार आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं उद्देश्य क्या है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराना। केवल बेरोजगारी भत्ता ही नहीं, कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करवाया जाएगा। इसके उद्देश्य को विशेष करके ध्यान रखना। प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड स्किल्स ट्रेनिंग टू अनएम्प्लॉयड यूथ। अच्छा, डिटेल्स, बेनिफिशियरी कौन होंगे, लाभार्थी कौन होंगे? राजस्थान रेसिडेंट होने चाहिए। एक तो राजस्थान का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो पहली बात तो इसका लाभ केवल और केवल राजस्थान के निवासियों को मिलेगा। दूसरी बात, ग्रेजुएशन की क्या होनी चाहिए? आपके पास डिग्री होनी चाहिए। प्रति परिवार अधिकतम कितने लोगों को मिलेगा लाभ? ऐसा नहीं कि आपके परिवार में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 सदस्य हैं, आप सबके लिए ही बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठा लो, ऐसा नहीं है। प्रति परिवार 2 लोगों को ही मिलेगा। और भत्ते की अवधि कितनी होगी? भत्ते की अवधि भी, ड्यूरेशन, अलाउंस ड्यूरेशन होगी, वो भी 2 साल की ही होगी। प्रति परिवार 2 लोगों को, और 2 साल तक के लिए ये जो भत्ता है वो मिलता रहेगा।
अच्छा, भत्ता पुनर्गठन पहले से, मतलब पहले पुनर्गठन से पहले कितना भत्ता मिलता था और रिकंस्ट्रक्शन के बाद, पुनर्गठन के बाद कितना भत्ता मिल रहा है, इसको भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। पुनर्गठन से पहले मिलता था 2,000 रुपए प्रति महीना पुरुषों को और 2,500 रुपए प्रति महीना महिला या फिर ट्रांसजेंडर है उनको। ये पुनर्गठन से पहले की बात थी। लेकिन पुनर्गठन के बाद क्या हो गया, पुरुषों के लिए कर दिया गया 4,000 रुपए प्रति महीना और महिला और ट्रांसजेंडर्स के लिए कर दिया गया कितना, 4,500 रुपया प्रति महीना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, पुनर्गठन से पहले ये राशि मिला करती थी, पुरुषों को 2,000 रुपए प्रति महीना, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को 2,500 रुपए प्रति महीना। लेकिन पुनर्गठन के बाद जो है राशि चेंज करती गई है, पुरुषों को 4,000 रुपए प्रति महीना और महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को 4,500 रुपए प्रति महीना। अच्छा, और एडिशनल बेनिफिट क्या दिया गया है, अतिरिक्त क्या लाभ मिलेगा, स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण या इंटर्नशिप भी दिया जाएगा। यानी केवल और केवल बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट भी होगी उसकी। केवल भत्ता प्रदान करने की आलोचना को संबोधित करने के लिए प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए 2021 में पुनर्गठित किया गया था। इसीलिए 2021 में इसको पुनर्गठित किया गया, क्योंकि पहले केवल क्या मिलता था, भत्ता मिलता था, लेकिन फिर बाद में इसकी आलोचना हुई कि ऐसे तो आप सिर्फ पैसा बांटकर आप करोगे क्या। तो बाद में फिर 2021 में इसका पुनर्गठन हुआ और 2021 में पुनर्गठन के बाद ही स्किल को लेकर ट्रेनिंग भी देनी शुरू की। अगली योजना है हमारे पास मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन से बजट में अनाउंस किया गया था इसको, 2024-25 के बजट में। योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अनाउंसमेंट हुई थी बजट 2024-25 में। प्रारंभ कब हुआ, 30 जून 2024 को टोंक कृषि उपज मंडी से। ये विशेष करके ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देखो अनाउंसमेंट तो बजट 2024-25 में हो गई थी। लॉन्च हुआ था 30 जून 2024 को टोंक कृषि उपज मंडी से। उद्देश्य क्या है, किसानों के लिए वित्तीय सहायता देना ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट किसानों को मिल सके। बेनिफिट्स क्या होंगे ये ध्यान रखना, यहाँ बेनिफिट्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होगा, क्योंकि बेनिफिट्स बाद में बदले गए। पीएम किसान निधि योजना चली, ध्यान रखिएगा। पीएम किसान योजना के तहत देखिए कितने मिलेंगे, 8,000 रुपए। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2024-25 के लिए। यानी पीएम किसान से तो कितने मिल रहे थे, 6,000 मिल रहे थे। इसमें राज्य सरकार ने और कितने जोड़ दिए, 2,000 जोड़ दिए। तो अब राज्य सरकार कितने दे रही है किसानों को महीने का, माफ कीजिएगा साल का, 8,000 रुपए। यानी ये तो केंद्र की योजना होगी, इसके तहत तो 6,000 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर राज्य सरकार ने 2,000 रुपये अपनी तरफ से एडिशन लगाकर कितना कर दिया, 8,000 रुपये कर दिया। फिर बढ़ाकर कितना कर दिया, 9,000 कर दिया। शुरुआत में 2024-25 के बजट में कितना किया था, 8,000। फिर 2025-26 के बजट में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 9,000 कर दिया। और कितनी किस्तों में मिलेगा, 3 किस्तों में, मतलब 3-3 हज़ार की 3 किस्तों में इसको देने की बात हुई। तो ये ध्यान रखना, शुरुआत में पीएम किसान निधि जो है वो तो 6,000 की बात करती, राजस्थान ने शुरुआत में 8,000 से शुरू की थी, 2,000 रुपये सरकार देगी। बाद में फिर 2025-26 की, यानी जो हालिया बजट है, इस बजट में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 9,000 रुपये कर दिया गया। और ये 3,000 की 3 किस्तों में मिलेगा। पात्रता क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत राजस्थान के, यानी अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत हो तो ही स्कीम का लाभ मिलेगा, तो ही आपको ये पैसा मिलेगा, आप उसमें पंजीकृत होने चाहिए। वितरण कैसा होगा, पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून 2024 को 653 करोड़ टू 65 लाख फार्मर्स दी गई थी। दूसरी किस्त 13 दिसंबर 2024 को 70 लाख किसानों को 700 करोड़ अजमेर किसान सम्मेलन कायड़ के समय दी गई थी। यानी अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी गई हैं, 2 किस्तें किसानों तक पहुंच गई हैं। पहली किस्त की बात करें तो 30 जून 2024 को मिली थी, 65 लाख किसानों को 653 करोड़ रुपए मिले थे। दूसरी स्कीम की बात करें तो अजमेर में किसान सम्मेलन, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कायड़ में हुआ था, 13 दिसंबर 2024 को 70 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए मिले थे। अच्छा, आवेदन कैसे होगा, कृषि विभाग या ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। चलिए अगली योजना पर बात करते हैं। अगली योजना है लखपति दीदी योजना। हालांकि लखपति दीदी योजना जो है वो केंद्र की योजना है,
लेकिन इसमें राजस्थान सरकार का क्या भूमिका है उस पर बात करते हैं। देखो 15 अगस्त 2023 को इस योजना को लॉन्च किया गया था और केंद्र प्रायोजित ये योजना है। लखपति दीदी योजना राजस्थान सरकार की योजना नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, कौशल संवर्धन उनमें करना, मतलब एम्पावरमेंट देना और स्किल डेवलपमेंट करवाना। लाभ क्या होंगे? कौशल प्रशिक्षण और संवर्धन होगा। 1 लाख रुपए तक 1.5% इंटरेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, यानी 1.5% इंटरेस्ट कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। कौशल विकास के लिए फिर आपको पैसा भी मिलेगा। 1 लाख रुपए तक 1.5% इंटरेस्ट। 10 करोड़ फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स, ब्रांडिंग एंड ई कॉमर्स वगैरह, ये सारी चीजें महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं। लक्ष्य क्या है? राजस्थान में 20 लाख महिलाएं बजट 2025-26 में। तो लखपति दीदी योजना के माध्यम से राजस्थान में कितनी महिलाओं को टारगेट किया गया है 2025-26 के बजट में? 20 लाख महिलाओं को, मतलब सशक्त हमें बनाना है, एम्पावरमेंट देनी है। विभाग कौन सा लगेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। और आवेदन कहां से होगा? ग्रामीण विकास विभाग, ई मित्र के माध्यम से। आपको तो केवल ये ध्यान रखना है इस योजना में कि राजस्थान सरकार ने क्या टारगेट लिया है 2025-26 के बजट के हिसाब से। चलो अगली योजना पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, भाई जो कोई सरकारी नौकरी में थे उनकी तो ठीक स्थिति, पेंशन मिलती है, लेकिन जो सरकारी नौकरी में नहीं थे या फिर हमारे बुजुर्ग जो नौकरी नहीं करते थे, खेती किया करते थे, अब उनकी उम्र होने के बाद काम तो होता नहीं, और काम नहीं होता तो जो नई आईडी बहू हैं ये दुखी करती। दादा ने रोटी कौन दिया? दादो के करेगो रोटी खा के, दादो पड़े रहेगो, दादा कौन बुझ जा, दादो 5 दिन नायो कौन नायो, कोई बात को ना, दादो बीमार है, दादी बीमार है, देख तो लियो, के देखा, बोझ ही तो बन रहे हमारे पर। तो ये बड़ी समस्या है, सरकार को लगा ये तो दिक्कत है। जिन्होंने अपनी पूरी उम्र बच्चों को बनाने में लगा दी, अंत में बागबान जैसी मूवी जैसी स्थिति हो जाती है उनकी। मैं तो ये कहता हूँ कि बागबान मूवी में तो फिर भी बहुत ब्लेस्ड थे, उनके पास इतनी चीज़ें तो थी। गांव में जाकर देखो बुजुर्गों के पास तो बहुत बड़ी समस्या है ये। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की शुरुआत की गई थी। पुरुष 58 वर्ष और महिलाएं 55 वर्ष, मतलब पुरुष 58 वर्ष से बड़ा हो और महिलाएं 55 वर्ष से बड़ी हो। वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए तो मिलेगा, ये ध्यान रखना। पुरुष 58 वर्ष से बड़ा हो, महिला 55 वर्ष से बड़ी हो, और वार्षिक आय जो है वो 48,000 से कम होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कैटेगरी में लोग फिट नहीं आ रहे आजकल। आजकल एक नॉर्मल व्यक्ति की वार्षिक आय 50-55 हज़ार के आसपास लगभग पहुंच जाएगी, तो ये बड़ी समस्या होती है। अच्छा, लाभ क्या मिलेगा? 1250 प्रति महीना। इसको बाद में बढ़ेगी राशि, या पहले कम रहेगी बाद में बढ़ाई जाएगी, देखते हैं। लाभ क्या होगा? 1250 रुपया प्रति महीना। पहले पेंशन कितनी थी? 1150 रुपये प्रति महीना थी, लेकिन बजट 2025-26 में बढ़ाकर क्या कर दी गई? 1250 रुपये प्रति महीना कर दी गई। लेकिन आपने बूढ़िया की आदत भी खराब है, 1250 में तो बण की चिलम आ जाए, बताओ फिर पेंशन का क्या करेंगे? हैं भाई, वहाँ ज्यादा शौक है पीने का। चलिए, तो पहले 1150 रुपये प्रति महीना और अब 1250 रुपये प्रति महीना बजट 2025-26 में बढ़ाकर किया गया। विभाग कौन सा लगेगा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आवेदन कैसे करोगे? सामाजिक न्याय विभाग या ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अगली योजना पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य को शॉर्ट में क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, हालांकि यहाँ पर है ना, ये जो माँ लिखा है ये इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, योजनाओं के नाम थोड़े से अच्छे बनाने के लिए इस तरीके से लिख दिया जाता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना 8 मार्च 2024 को शुरू हुआ था। पहले 12 भरतपुर व फलोदी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक छोटे स्तर पर चीजें करके देखना कि ये चीज संभव है भी या
नहीं है। तो लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2024 को 12 भरतपुर व फलोदी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या थे? निजी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त सोनोग्राफी, यानी जो सोनोग्राफी होगी वो सरकारी केंद्रों पर तो वैसे भी मुफ्त हो ही रही थी, लेकिन निजी केंद्रों पर भी अब उसे मुफ्त करवाया जा रहा है। सोनोग्राफी का मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके से बच्चे के लिंग का पता किया जाएगा, ये तो दंडनीय अपराध है, लेकिन अगर माँ स्वस्थ रहे तो इसके लिए सोनोग्राफी का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि समय समय पर उसकी स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो पता चलती रहे। तो निजी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त सोनोग्राफी। बजट कितना है? 10 करोड़ है। और आवेदन कहाँ से कर सकते हैं? स्वास्थ्य विभाग या ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपकी जो योजनाएं हैं, हमने लगभग कितनी योजनाएं पूरी कर ली? 42 योजनाएं हमने पूरी कर ली। कुछ 1-2 योजनाएं मैं आपको आपके टेलीग्राम पर PDF करूंगा। इन 2-4 दिन में जो भी नई योजना दिखेंगी वो आपको मिल जाएगी। चलिए, तो ये राजस्थान में जितनी भी योजनाएं थी, लगभग 42-43 योजनाएं हमने कंप्लीट की हैं। इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। आपके एप्लीकेशन पर तो अवेलेबल ऑलरेडी है ही है। आप इन सबको बहुत ध्यान से याद करके जाइएगा। कोई योजना में जो खास बातें हों उनको तो विशेष करके देखिएगा। चलिए, तो आज के करंट में इतना ही रखते हैं। आज इतनी ही बातें करेंगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो करंट के कुछ और मुद्दों से संबंधित बातें करेंगे, जिसमें जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, ऐसे मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन अपना ऐसे ही करते रहिए।